Welcome class 10 students. We are continuing with unit 3 and this will be the second chapter of unit 3. First chapter में हम लोगों ने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था और उसके बाद हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था जो कि एक बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज पढ़ने की कोशिश करेंगे एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ये भी एक लिंक्ड चैप्टर है यूटिलिटी से, क्योंकि यूटिलिटी को आप कब इस्तेमाल में ला सकते हैं, कब उसको यूटिलिटी का एडवांटेज ले सकते हैं, जब आपके पास इनकम हो, एक्सपेंडिचर हो और सेविंग हो, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है। यूटिलिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू कंजम्पशन, कंजम्पशन इज बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर। जब आप खर्चा करेंगे तो आप कंज्यूम करेंगे, और खर्चा आप किस बेस पर कर सकते हैं? इनकम के बेस पर कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका पहला पोर्शन है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हमें इनकम और सेविंग्स को भी समझना होगा, जो हम आगे इस चैप्टर में समझेंगे। बट अगर आप टेक्निकली एक इक्वेशन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक इक्वेशन की फॉर्म में, तो इनकम इज ए सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। इनकम जो है आपकी वो दो हिस्सों में बढ़ती है। अगर आप ध्यान से देखें, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, आप दोनों को जोड़ दीजिए, वो इनकम के बराबर हो जाएगा। हर महीने जो घर के अंदर एक इनकम आती है, आप लोगों के पेरेंट्स की भी आती है, उस इनकम में दो हिस्से होते हैं कि पहला जो घर का बजट होता है कि कितने खर्चे हमको किस किस हेड में करने हैं, ग्रोसरीज, दाल चावल सब्जी चीनी वगैरह किस कैटेगरी में आएगी, शॉपिंग करनी है तो किस कैटेगरी में आएगी, बाहर खाना है, एंटरटेनमेंट करना है, किस कैटेगरी में आएगा, कितना खर्चा होगा, प्लस सेविंग्स जो एक फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी पर्पसेस के लिए, फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, एंडाउमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए आप सेव करते हैं, उसको आप सेविंग कहते हैं। अदर वर्ड्स में इसको आप इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर इनकम का हिस्सा है, सेविंग भी इनकम का हिस्सा है। इसी दोनों चीजों से निकल करके आएंगे। और इनकम किस पर्पज से चाहिए होती है? कंजम्पशन के पर्पज से चाहिए होती है। कंजम्पशन कैसे होता है? एक्सपेंडिचर के बेस पर कंजम्पशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग इनकम का मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम क्या है। इनकम जो है वो मनी रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रिटर्न ऑफ हिज वर्क। और वो वर्क जो है आदमी अपनी कैपेबिलिटी से या अपनी स्किल से, राइट, किसी को अपनी सर्विसेज देता है, उन सर्विसेज के बदले में उसको एक रिटर्न मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है, सैलरी मिलती है या वेजेस मिलती है। इसको इन कॉम्पनसेशन, सैलरी, वेजेस, अलग अलग जो नाम है इसके, इनको अगर आप एक नाम में रखना चाहें तो वो इनकम। और इनकम आपकी हेल्प करता है कि आप आसानी से एक्सपेंडिचर कर सके। तो इनकम क्या है? इनकम इज डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड इनकम इज नॉट अ फिक्स्ड फंड। टाइम के बेस पर आप डिराइव करते हैं, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली, क्वार्टरली, ईयरली एटसेट्रा, राइट। अब जब मैं कह रहा हूं ईयरली, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो ईयरली जो है वो सैलरी हो। ईयरली बोनस हो सकता है, ईयरली कमीशन हो सकता है, ईयरली बैंक अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड का एप्रिसिएशन हो सकता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसका एप्रिसिएशन हो सकता है, तो वो भी इनकम है, राइट। इनकम इज नॉट अ फिक्स्ड फंड बट अ फ्लो फ्रॉम अ फिक्स्ड फंड। इनकम फिक्स्ड फंड नहीं है। देखिए, इस बात को बहुत ध्यान से आपको समझना होगा। इनकम जो आपके पास हर महीने आ रही है 10,000 रुपए, वो फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 10,000 तो आपको इनकम आ गई महीने की, लेकिन आपने अलग अलग जगह पर जहां पर सेविंग्स कर रखी है या कोई दूसरे तरीके का काम कर रखा है, जैसे घर आपका किराए पे चढ़ा हुआ है, वहां से भी आपको रेंटल इनकम आ रही है। कहीं आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, वहां से रेंटल इनकम आ रही है। कहीं आपने म्यूचुअल फंड ले रखा है, कहीं आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है लाइफ इंश्योरेंस की, उससे भी आपको इनकम आ रही है कुछ ना कुछ। पेंशन, अगर आप रिटायर्ड आदमी है तो पेंशन भी आ रही है। इस तरह से मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। तो इनकम जो है वो एक सर्कुलर तरीके से घूमती हुई अलग अलग सोर्सेज से आपके पास आती है। हालांकि आती एक फिक्स्ड सोर्स से है, आती एक फिक्स्ड जगह से, ठीक। तो ये जो है इनकम के दो इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किस किस तरीके की इनकम हो सकती है? एक तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनकम हो सकती है कि मंथली, ईयरली या वीकली जो इनकम आती है। और दूसरी जो है वो रियल इनकम है। रियल इनकम का मतलब ये होता है कि परचेजिंग पावर क्या है एक ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन बीइंग की परचेजिंग पावर क्या है, दैट इज योर रियल इनकम।
It is derived in different forms depending upon the factors of production. ठीक है, तो ये जो है रियल इनकम और फ्रीक्वेंसी बेस्ड इनकम हो सकती है। इनकम दो तरीके से यूटिलाइज होती है, मैंने बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स, दो तरीके से आपकी इनकम यूज हो सकती है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम with which human being derives present day satisfaction. इनकम का वो हिस्सा खर्चा या एक्सपेंडिचर है जिसका इस्तेमाल करके सेटिस्फैक्शन गेन करता है ह्यूमन बीइंग। कैसे? कंजम्पशन करके। दूसरे शब्दों में, इनकम का वो हिस्सा जिसको खर्च करके ह्यूमन बीइंग कंजम्पशन करता है, कंजम्पशन ऑफ लाइफ ऑब्जेक्ट्स, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके बाद बाकी जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करता है। राइट? सेटिस्फैक्शन की जब बात आ गई तो यूटिलिटी की बात आ गई। हमने पिछले चैप्टर में यूटिलिटी पढ़ी थी। तो सेटिस्फैक्शन इज गेन्ड थ्रू यूटिलिटी। यूटिलिटी इज व्हाट? वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट। और वो कैसे हो सकता है? जब आप कंजम्पशन करें। कंजम्पशन कैसे होगा? जब आपके पास एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंडिचर करने के लिए इनकम हो। तो एक्सपेंडिचर वो हिस्सा है इनकम का जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, यूटिलिटी हासिल करते हैं ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक? व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स कैन बी देयर? कितने तरीके के एक्सपेंडिचर आप करते हैं? इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर और सोशल एक्सपेंडिचर, ये दो प्राइमरी कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर है। देखिए, ये इकोनॉमिक्स के एक्सपेंडिचर है। इसको अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर्स के साथ, अकाउंटिंग लैंग्वेज के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसके साथ कंफ्यूज मत करिएगा। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वी हैव रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ऑफ एक्सपेंसेस। They are different types based on accounting records, accounting treatments and generally accepted accounting practices. ये इकोनॉमिक नेचर के एक्सपेंसेस आपको बता रहे हैं। तो इंडिविजुअल एक्सपेंसेस एंड सोशल एक्सपेंसेस। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस जब एक आदमी अपनी पर्सनल इनकम में से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपेंसेस करता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल एक्सपेंसेस। When a person takes out a portion of his income to satisfy his personal needs of whatever purpose, that is called individual or personal expenditure. तो ये क्या है? जैसे फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, सेविंग, इस तरीके की चीजें जो हैं इस कैटेगरी में आती है। ठीक है? अब क्या है? सोशल एक्सपेंडिचर। जो आदमी अपनी तनख्वाह में से कुछ पोर्शन सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च करता है, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर। नाउ दिस इज द एग्जैक्टली ऑपोजिट। वहां आप पर्सनल नीड के लिए खर्च कर रहे हैं, यहां पर आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर। कैसे? जैसे आप टैक्स देते हैं सरकार को, सरकार आपसे टैक्स लेती है। किस पर्पज से टैक्स लेती है? कि आप इस देश में रहते हैं, इस देश के नागरिक हैं, इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करके आप बड़े हुए, पैसा कमा रहे हैं इस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करने वाली कंपनी में। हवा, पानी, बिजली, रोड, ये वो, अगर आपको इन चीजों का इस्तेमाल करते रहना है, इनको मेंटेन करते रहना है, तो सरकार को उसके लिए इनकम चाहिए। दैट इनकम और रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। तो आप टैक्स देते हैं, सरकार उससे रोड बनाती है, लेकिन रोड सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं। सो दिस इज कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा आप बहुत सारा दान धर्म करते हैं, गरीबों को पैसा दे देते हैं मान लीजिए, या और बहुत सारे तरीके के, मंदिर बनाने के लिए आप दान देते हैं, मस्जिद बनाने के लिए आप दान देते हैं। राइट? धार्मिक के अलावा व्यक्तिगत दान भी देते हैं। राइट? कुछ लोगों को खाना खिलाते हैं आप महीने में, कुछ एनजीओ को पैसा देते हैं, अनाथ आश्रम को पैसा देते हैं। राइट? और ऐसे ही जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके ट्रस्ट को आप पैसा देते हैं, सो दैट कई लोग कैंसर ट्रस्ट को पैसा देते हैं। तो ये सारी चीजें जो है सोशल बेनिफिट्स के पर्पस से आप खर्चा करते हैं, दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सोशल एक्सपेंडिचर। इसके दो हिस्से हैं सोशल एक्सपेंडिचर के, दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एन ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड वन इज ऑप्शनल एक्सपेंडिचर। ऑब्लिगेटरी एक्सपेंडिचर इज दैट एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, as a loyal member of the country and society, you have to make certain expenses. Those expenses are generally of obligatory nature. They are like payment of income tax, sales tax, road tax, GST, house tax, etc. etc. आप लोग कई बार अपनी सोसाइटीज में रहते हैं, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं या किसी कॉलोनी में रहते हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह के लिए
सोसाइटी आपसे कुछ पैसा लेती है, कुछ सैनिटेशन के लिए, कुछ और पर्पसेस से कुछ पैसा लिया जाता है, तो आप उसको देते हैं। वो क्या है? सोशल बेनिफिट है। गार्ड एक है पूरी सोसाइटी के लिए, उसकी तनख्वाह जो है बांट करके हम लोग देते हैं। उसके अलावा भी कुछ फंड सोसाइटी के लिए बनाया जाता है कि कोई पार्क डेवलप कर रहे हैं, कोई एरिया डेवलप कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए भी फंड आप लोगों से लिया जाता है। दीज आर कॉल्ड ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी यू हैव टू पे दिस। The second portion is optional expenditure, which are generally donations to different kind of institutions like educational, charitable, religious institutions. तो ये जो है, ये ऑप्शनल एक्सपेंडिचर है। आप करना चाहें तो करें, वरना आप पर कोई दबाव नहीं होता। आप किसी तरीके का सोशल प्रेशर, सोशल ऑब्लिगेशन के अंडर नहीं आते कि आपको ये खर्चा करना ही करना है। बट टैक्सेस, सोसाइटी पेमेंट्स, सोशल गुड दैट हैज टू बी डन बाय द एंटायर सोसाइटी, वो आपको करना पड़ेगा, उसके आप बाहर नहीं निकल सकते। सो दिस इज बेसिकली योर एक्सपेंडिचर. What is the role of expenditure? What is the base of expenditure? Income. What is the role of expenditure? Two parts, savings and expenditure. What is the meaning of expenditure? कितने टाइप का है एक्सपेंडिचर, ये मैंने आप लोगों को डिटेल में आज समझाया है। तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, इसको ध्यान से आप लोग समझिए। इसके बाद हम क्विकली सेविंग्स की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरा हिस्सा इनकम का होता है एक्सपेंडिचर के साथ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स इज इक्वल टू income. So what is savings? Savings is that part of the income which is set aside in a productive manner to meet some future requirement. Saving वो हिस्सा है जो आप इनकम से थोड़ा अलग करके किसी जगह पर रख देते हैं, प्रोडक्टिवली रख देते हैं, और उसका इस्तेमाल आप फ्यूचर में करते हैं किसी पर्पस के लिए। तो देखिए, इसमें तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम का कुछ हिस्सा आप अलग कर देते हैं, अलग इसलिए कर देते हैं कि वो कहीं खर्च ना हो जाए, एक्सपेंडिचर में ना चला जाए कि पड़ा है हमारे पास तो हम यूज कर लें। पहले ही आप अलग कर देते हैं, एक जगह पर जमा कर देते हैं। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं आप उसको। प्रोडक्टिवली रखा जाता है उसको। प्रोडक्टिवली का मतलब वो आइडल ना पड़ा रहे, वो 10 रुपए थे तो 10 ही ना रह जाए, वो 10:30, 11:45, 11, 11:30, 12, 12:30 बन जाए। इस पर्पज से आप उसको कहीं पर रखते हैं, चाहे वो बैंक में रखें, म्यूचुअल फंड में रखें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में रखें, राइट, या किसी और तरीके के प्रोडक्ट में रखें, जिससे प्रॉपर्टी खरीद लें, जिससे कि उस चीज की अप्रिसिएशन आपको मिलती रहे, इंटरेस्ट आपको मिलती रहे। इसका पर्पस क्या है? जो तीसरा हिस्सा है सेविंग्स का, कि वो फ्यूचर की किसी रिक्वायरमेंट को सर्व करने के लिए आप रखते हैं। आपको फ्यूचर में बड़ा घर खरीदना है, आपने एक फंड बना लिया। आपको कार खरीदनी है, आपने एक फंड बना लिया। दिस कैन बी सम शॉर्टर गोल्स। बिगर गोल कैन बी कि मैं रिटायरमेंट के वक्त आराम से घर पे रहूं, मेरी रेगुलर इनकम आती रहे, रेगुलर इनकम, पेंशन के अलावा कुछ पैसा मेरे को मिलता रहे। मेरा बच्चा विदेश में पढ़ने चला जाए, व्हेन आई गेट रिटायर्ड ही शुड नॉट बी बॉदर्ड, वो पीएचडी कर सके, एमबीए कर सके, यूएस चला जाए, उस पर्पस से आपने एक फंड बना लिया। दीज आर सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्पसेस फॉर विच यू कैन कीप मनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्पसेस, इमरजेंसीज, कंटिंजेंसीज, जो बिना बताए आती हैं, मेडिकल प्रॉब्लम्स, डेथ्स इन फैमिली, अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई अर्ली एज में, some fund has to be created by the earning member so that at the time of such bad events, unforeseen, unfortunate events, वो फैमिली को सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ये भी एक इंपॉर्टेंट पर्पस है। तो ये जो है, ये सेविंग हो गई। सेविंग और एक्सपेंडिचर है तो दोनों एक जैसी चीज है। एक में आप खर्च करके कंजम्पशन कर रहे हैं, खर्च कर दिया, दूसरे में भी तो आप खर्च कर रहे हैं, उसके बदले में आपको रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, एप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन फंडामेंटली दोनों बिल्कुल डिफरेंट है नेचर में। एक्सपेंडिचर एक ऐसी चीज है जिसको करने के बाद आपको यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वालिटेटिव प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको आप फील नहीं कर सकते, रियलाइज नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। आप मार्केट गए, आप एक टूथपेस्ट खरीद के ले आए 50 रुपए का, 2 महीने आपने यूज किया, उसके बाद आपको वापस मार्केट जाना है, फिर 50 रुपए खर्च करने, एक टूथपेस्ट लेके आना है। आप मार्केट गए, 1 किलो आम लेकर के आए, 2 दिन बाद वो आम खत्म हो गए। सो बेसिकली कंजम्पशन इज व्हाट? कंज्यूमर इज हु? Who is consumer? Consumer is the person who is supposed to finish the utility of that particular product, and that
utility has to be recreated somewhere else and you need to again spend money, do expenditure and get that product. सेविंग्स इसके एग्जैक्टली उल्टा है. सेविंग्स में आप खर्चा कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन वो खर्चा सिक्योर्ड रखा जा रहा है फ्यूचर में आपके पास रिटर्न आने के लिए, एप्रिशिएटेड वैल्यू आपके पास आ जाएगी. तो जो पैसा आप जमा करके प्रोडक्टिवली कहीं रख रहे हैं, इनिशियली वो एक एक्सपेंडिचर लगेगा, बट वो आपके लिए सिक्योर्ड है फ्यूचर में आपकी किसी डिमांड को मीट करने के लिए, वो मनी आपको वापस मिल जाएगा. तो अगर आप रियल मनी की बात करें तो एक्सपेंडिचर में वो पूरा मनी आपके पास से चला जाता है, उसके बदले में यूटिलिटी या प्रोडक्ट या सर्विस आपके पास आ जाती है, जो अल्टीमेटली एक ना एक बार कंज्यूम हो जाएगी. लेकिन जो सेविंग है उसके अंदर मनी आपके पास सुरक्षित है, फ्यूचर में आपके पास लौट के आएगी, रियल मनी आएगी, उतनी मनी तो आएगी, कुछ एप्रिशिएटेड वैल्यू आने की भी संभावना है. सो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. एक बहुत बड़ा वर्ड और आता है, होर्डिंग. HOARDING, होर्डिंग. होर्डिंग वर्ड जो है इसका हिंदी में बड़ा टिपिकल मीनिंग है जमा करना, स्टॉक करना, और बहुत पॉपुलर वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है जमाखोरी. सेविंग और होर्डिंग में फर्क है, बचत करना और जमाखोरी करने में फर्क है. बचत क्या है कि आपने कोई चीज 10 रुपए की थी, उसको 9 रुपए में कर लिया, 8 रुपए में कर लिया, 2 रुपए बचा लिया, राइट, और 2 रुपए बचा के आपने कहीं जमा कर दिया. और जमा कहां कर दिए? किसी बैंक में, किसी फिक्स डिपॉजिट में, कहीं पर आपने ऐसी जगह पर जमा कर दिए जहां वो एप्रिशिएट हो जाए. आप बैंक में, म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस में जमा करते हैं, अल्टीमेटली वो कंट्री के डेवलपमेंट में फंड होता है. कहीं ना कहीं से वो पैसा निकल करके जाता है, किसी इकोनॉमी में लगता है, किसी इन्वेस्टमेंट में लगता है, किसी कंपनी तक पहुंचता है, उसके काम बढ़ते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपका रुपया भी बढ़ता है उसके साथ, चाहे उसका कोई साइज हो, 1 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए. ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग छोटा छोटा सेविंग्स का अमाउंट जमा करते हैं जिससे कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प होती है. दिस इज व्हाट इज सेविंग्स. होर्डिंग इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग. होर्डिंग का मतलब है जो सर्कुलेशन चल रहा है मनी का. मैंने बैंक में जमा किया, बैंक ने उठा के किसी को लोन दे दिया, उस लोन की मदद से किसी ने कार खरीद ली, उसके बदले उस लोन पर ईएमआई विद इंटरेस्ट चुका रहा है, आपका मनी एप्रिशिएट हो रहा है, आपने जमा कर रखा है, वो फिक्स डिपॉजिट पे पैसे मिल रहे हैं, उसी के बेस पर एक दूसरा आदमी कार खरीद लेता है. कार बनाने वाली कंपनी की एक कार बिक रही है, वो एक कार और बनाएगी, कार की डिमांड बढ़ रही है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, कार की सर्विसिंग की डिमांड बढ़ रही है. सोचिए आप, एक बहुत सारे लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिवली पैसा फ्लो हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, सर्कुलर वे में फ्लो हो रहा है पैसा, और एप्रिशिएट भी हो रहा है, और डिमांड भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, कंपनीज बढ़ रही हैं, जीडीपी बढ़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. बहुत ही बेनिफिशियल सिचुएशन. लेकिन अब आप सोचिए कि मैं इस सर्कुलर फ्लो के अंदर, या जो फ्लो हो रहा पैसा है, इसके अंदर न डालकर पैसा कहीं दबा दो, तो क्या होगा? ये जमाखोरी कहलाएगी. मैं किसी फंड में न डाल करके उस पैसे को मैंने तिजोरी में बंद कर दिया, किसी आदमी को दे दिया, उसने इस कंट्री से उस पैसे को बाहर निकाल करके किसी दूसरी कंट्री के बैंक में जमा कर दिया. तो सबसे पहले तो वो हमारी कंट्री के अंदर वो पैसा लगा ही नहीं, वो कमाया हमारी कंट्री से गया, निकलकर बाहर चला गया किसी दूसरी कंट्री में, वहां की बैंक में जमा कर दिया गया. आपकी कंट्री के डेवलपमेंट में उसका यूज नहीं हुआ. कमाया आपने इस कंट्री से, जमा कर दिया किसी दूसरी कंट्री में, उस कंट्री के डेवलपमेंट में वो यूज हो रहा है, इस कंट्री के डेवलपमेंट में वो यूज नहीं हुआ, जबकि वो इसी कंट्री के डेवलपमेंटल साइकिल में पैदा हुआ था. तो ये होर्डिंग कहलाती है. आप विड्रॉ कर लेते हैं मनी को सर्कुलेशन से और कहीं और ले जाकर के छुपा देते हैं और वक्त पर निकालते हैं. ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है. इसकी एक दूसरी फॉर्म को आप ब्लैक मनी भी कह सकते हैं, जो मैंने अभी बताया कि आपने इस कंट्री से निकाल के दूसरी कंट्री में डाल दी, या आपने घर में छुपा ली. तो अपने घर में छुपा लेंगे तो प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं होगी वो मनी. तो इसलिए जो है ये सेविंग्स में और होर्डिंग में फर्क है. आप घर में छुपा करके 1-2 लाख, 10 लाख, 15 लाख रख लेते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि वो इन्वेस्टेड ना हो किसी एक ऐसे फंड में जहां से वो हेल्प करता. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होर्डिंग और सेविंग्स दो अलग अलग चीजें हैं.
यहां पर हम रुक जाते हैं। मैंने आपको एक्सपेंडिचर, इनकम, सेविंग्स, एक्सपेंडिचर के टाइप्स, लिंक बिटवीन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग समझा दिया है। इसको आप लोग डिटेल में समझ लीजिए, एक बार बुक से भी पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं आपको कल जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग्स बताऊंगा कि क्यों सेविंग्स इंपॉर्टेंट है, और इसका विजवी कंपैरिजन भी बताऊंगा कि एक्सपेंडिचर क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, तो ये दो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। दिस इज द चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 3। ठीक है, थैंक यू। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज पोस्ट इट ऑन गूगल क्लासरूम एंड वी विल ट्राई टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू।